And now we have superposition principle in electric potential. हेडिंग लिख लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मैनी चार्जेस, या ब्रैकेट में लिख लीजिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आप लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फोर्स के केस में भी पढ़ चुके हो, आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी पढ़ चुके हो, अब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के केस में इसे पढ़ोगे। तो हमारे पास कंसेप्ट क्या है, वी हैव गिवन अ नंबर ऑफ चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4 अप टू Qn। हमें इन सभी चार्जेस की वजह से ऑब्जर्वेशन पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्लियर? अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू ऑल चार्जेस विल बी सम ऑफ algebraical sum of potentials due to all charges present at that point। ठीक है, ये चार्जेस प्रेजेंट है, इन सभी चार्जेस के एट दैट पॉइंट यानी कि इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कैलकुलेट करो। मान लो ऑब्जर्वेशन पॉइंट P और चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना है R1, सिमिलरली R2, R3 अप टू Rn। What we will do, we will calculate potential due to all charges at point P and then we will go for addition। This is simple algebraic addition। ये आपको बात क्लियर है क्योंकि potential is a scalar quantity, तो scalar addition या algebraic addition ही होगी। जब आप इसको ऐड करोगे तो मेरे ख्याल से ये क्लियर है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा। यू मे राइट डाउन Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 अप टू Qn/Rn। ठीक है, आप इसको चाहो तो समेशन की फॉर्म में लिख सकते हो। दिस मे बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I इज इक्वल टू 1 to n Qi अपॉन Ri। This is equal to net potential at point P due to all charges present nearby। अब यहाँ पर जो ध्यान देना है, important point that should be taken care of, वो क्या है, ये चार्ज में जो साइन है वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, टेक केयर ऑफ नेचर ऑफ चार्ज यानी कि साइन का ध्यान रखना है। अगर प्लस है तो आपको साइन प्लस डालना है, अगर माइनस है तो आपको साइन माइनस डालना है। Okay, next we have relationship between electric potential and intensity of electric field। हेडिंग लिखिए relation between electrostatic potential and electric field। This is very 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 important topic। इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, बहुत सारे कंसेप्चुअल पार्ट आपको समझने पड़ेंगे। कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज पेंडिंग रह गई थी, उनको भी मैं इसके थ्रू थोड़ा सा डिस्कस करूंगा आगे जाके। ओके, तो हमने क्या लिखना है, रिलेशन बिटवीन, जस्ट ए मिनट, relation between electrostatic potential and electric field। We will have general discussion। देखो, जो पिछली डेरिवेशन की थी हमने पॉइंट चार्ज के लिए की थी, अब मैं यहाँ पर जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ। मैं मान रहा हूँ कि वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड E। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसने पैदा किया हमें कोई मतलब नहीं है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, हमें कोई मतलब नहीं है। बस मैं सिर्फ ये लिखूंगा कि वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड E और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मेरे पास दो पॉइंट्स हैं P एंड Q। मुझे P मैं इस तरफ रख लेता हूँ ताकि आपको समझाना आसान हो जाए। ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है। मुझे एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव करना है फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q along this electric field but in the direction opposite to electric field। वैसे तो मैं कहता हूँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बट बाद में मैं इसको वर्क डन कैलकुलेट करके बाद में इसको डिवाइड कर लूँगा। ठीक है, अभी मैं सिर्फ क्या लिख रहा हूँ, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो कि P पॉइंट से Q पॉइंट तक जाएगा। P एंड Q बहुत ही नज़दीक है, इनफाइनिटिसिमली क्लोज टू ईच अदर सच दैट आई कैन एज्यूम दैट कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज वेरी स्मॉल एंड दिस स्मॉल डिस्टेंस इज dr। इज इट ओके? चार्ज कहाँ पे प्रेजेंट था? P पे। P से हमें कहाँ तक मूव करना है?
Q पॉइंट तक मूव करना है एंड वी आर गोइंग टू कैलकुलेट कि इस दौरान हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। अगर मैं P पॉइंट पे फोकस करूं तो P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इस Q नोट चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस तरफ लगेगी? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस फोर्स की वजह से जो चार्ज की टेंडेंसी है वो है मूव करने की इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट मैं इसके अगेंस्ट चार्ज को दूसरी तरफ मूव करूंगा। वी विल मूव दिस चार्ज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दिस फोर्स। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving this charge by small displacement dr against electric field will be given by F dot dr। ठीक है, तो ये हो जाएगा F इंटू डी आर इंटू कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 कितना हो जाएगा? -1। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ और इस फोर्स की वैल्यू मेरे पास कितनी थी? Q नॉट इंटू ई, ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ओ दिस इज गोइंग टू बी डी आर इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। अब मैं इसको रीअरेंज करता हूँ। वर्क डन पर यूनिट चार्ज मुझे कैलकुलेट करना है। ये किसके इक्वल आएगा? -E इंटू डी आर। क्लियर है बच्चों? दिस इज -E इंटू डी आर। ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज किसको रिप्रेजेंट करता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P एंड Q। P और Q पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मैं dV से डिनोट कर दूं, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, देन इट मे बी रिटन एज -E इंटू डी आर। यानी कि इसको सॉल्व करके मैं लिख सकता हूँ E इज इक्वल टू -dV बाय डी आर। टेक केयर ऑफ दिस नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन आपको पक्का से लिखना ही लिखना है। E इज इक्वल टू -dV बाय डी आर। ये R क्या है? डिस्टेंस। ये रेट ऑफ चेंज है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। आप लोगों ने +1 में भी पढ़ रखा है, जब भी रेट ऑफ चेंज ऑफ सम क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस हो तो आप कहते हो ग्रेडियंट, है ना। तो ये क्या बन जाएगा राइट साइड में? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, जो मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। नेगेटिव ऑफ potential gradient, negative of potential gradient, electric field as negative of potential gradient। क्या ये बात क्लियर है? अब यहाँ से एक ना यूनिट्स मेरे एंड पे पेंडिंग थे। हमने ये बात की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स वोल्ट पर मीटर भी हो सकते हैं या न्यूटन पर कूलम भी हो सकते हैं, बट मैंने वोल्ट पर मीटर तब आपको याद रखने के लिए कहा था। नाउ दिस इज द पॉइंट वेयर वी कैन अंडरस्टैंड दिस। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स क्या हो गए? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के क्या है? वोल्ट। डिस्टेंस के क्या है? मीटर। वोल्ट पर मीटर। इज दैट ओके? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। इसको अभी मैं काफ़ी डिटेल में और डिस्कस करूंगा। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर स्टूडेंट्स को ना थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है, वो हर साल ही मैं फेस करता हूँ। वो क्या है कि सर आप फोर्स लगा रहे हो इधर को, क्योंकि आप कह रहे हो वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स आप इधर को लगा रहे हो। अगर आप फोर्स इधर को लगा रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स भी इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो ये एंगल 0 डिग्री होना चाहिए। देखने में आपकी बात बिल्कुल सही है, इसको मैं टेक्निकली डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, एक्चुअली ये थोड़ा सा शॉर्टकट यूज़ किया गया है और 99% बुकलेट्स में इसी शॉर्टकट को यूज़ किया होता है। मैं इस नेगेटिव साइन को जो आप सोच रहे हो उसको अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा, थिंग्स बिकम्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। आई विल ट्राई दैट। अगर समझ आ जाए तो बढ़िया है। ठीक है, पहले मैं इस नेगेटिव साइन को जस्टिफाई कर दूं आपके मन में क्या चल रहा है। मैं लास्ट डिस्कशन को थोड़ा सा आपके साथ उठाऊंगा। मैंने एक +Q चार्ज के लिए बात की थी। +Q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होता है? अवे फ्रॉम चार्ज। ये आपको ध्यान है।
और हमने ये कहा था जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू कम होती चली जाएगी। तब भी शायद मैंने यही वैल्यूज लिखी थी 500 वोल्ट, 400 वोल्ट, 300 वोल्ट एंड सो ऑन। यानी कि अगर हम यहाँ से इस एग्जाम्पल से देखें तो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू कम होती चली जाती है। मेरी बात समझ रहे हो? उस डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू कम होती चली जाती है। एक और एग्जांपल लेते हैं, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं माइनस क्यू। माइनस क्यू के केस में भी अगर मैं ऐसे कुछ पॉइंट्स मार्क करता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होता है? ठीक है, टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। अगर मैं यहाँ पोटेंशियल्स मार्क करूँगा -500 वोल्ट, -200 वोल्ट, -300 वोल्ट, तो ये है जो एरो डाला है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू कम हो रही है। इनफैक्ट आप इस रिजल्ट को वैसे ही याद रख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस इन पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस कैन बी रिमेंबर्ड एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट। ठीक है, पोटेंशियल कम होता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं वापस इसी डिस्कशन पे आता हूँ, अगर मैं पॉइंट पी एंड क्यू लूँगा तो इन दोनों पॉइंट्स में से किस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कम या ज़्यादा होगी? पोटेंशियल पी पॉइंट पे और क्यू पॉइंट पे मैं अगर कंपेयर करूँ तो किस पॉइंट पे पोटेंशियल कम होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है। इसका मतलब पॉइंट P पे पोटेंशियल कम होना चाहिए। अगर यहाँ पोटेंशियल P है तो V है तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा? थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, V प्लस dV। इज इट ओके? पोटेंशियल विल बी V प्लस dV। तो जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिखता हूँ, देखो हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, नहीं सीधा लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसको भी मुझे फिर से अलग से समझाना पड़ेगा। हमने क्या किया था? हमने लिखा था स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, वर्क डन में हम कहाँ से कहाँ तक गए थे? P से Q तक। जब ये वर्क डन लिखते हैं तो हम ये जो फाइनल रिजल्ट आता है पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे लिखते हैं? जो सही तरीका है इसको याद रखने का, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल कितना है मेरे पास? वी क्यू वाला, और इनिशियल पोटेंशियल कितना है? एट पॉइंट पी। क्यू पॉइंट पे पोटेंशियल थोड़ा सा ज़्यादा है, पी पॉइंट पे पोटेंशियल थोड़ा सा कम है। तो ये माइनस, ये वी और वी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। कब ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आया है? जब हमने चार्ज को P से Q तक मूव किया था। तो ये पॉइंट क्लियर है। ठीक है, तो जो आपको यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट और ध्यान में रखना है, जब भी हम वर्क डन पर यूनिट चार्ज कैलकुलेट करते हैं तो इसके फॉर्मूले में आता है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। इज इट ओके? और इस वैल्यू को मैंने क्या लिखा था? dV। ये वर्क डन किसने किया था? दिस इज वर्क डन बाय अस, बाय एक्सटर्नल एजेंट। डन बेटा। इसके आगे चलते हैं। अब इसके अगला पॉइंट है जो मुझे समझाने में सबसे ज़्यादा चैलेंज आता है, जो कि बेसिकली नेगेटिव साइन का पंगा डालता है। अब देखो, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है हम उसी डायरेक्शन में R को कंसिडर करते हैं, R, और dr हम उससे उल्टा ले रहे हैं। चलिए देखते हैं कैसे। एक बार फिर से कोशिश करूँगा। यहाँ पे एक मिनट, ये बोर्ड अभी थोड़ा गीला है। तो एग्जांपल पे ऐसे लेते हैं कि मान लीजिए मेरे पास ये एक सोर्स चार्ज है प्लस Q, ठीक है, एंड सोर्स चार्ज इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। यानी कि जितनी भी डिस्टेंसेज हैं वो कहाँ से लिए जाएंगे? वो ओरिजिन से लिए जाएंगे। अब अगर मैं पॉइंट यहाँ पर P लेता हूँ तो इस P पॉइंट के लिए डिस्टेंस कितना होगा? R, और Q पॉइंट के लिए ये डिस्टेंस कितना होगा? R माइनस dr। ये डिस्टेंस थोड़ा कम हो जाएगा, R माइनस dr।
क्लियर जी। यानी कि P से Q की तरफ जाते हुए डिस्टेंस की वैल्यू कम हो रही है। R डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम P टू Q। ये इंक्रीज नहीं कर रहा, R की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। डिक्रीज करने की वजह से जब मैं P से Q तक ये वैल्यू लिखता हूँ तो मुझे इसको -dr लिखना पड़ता है। कंसेप्चुअली आप देख सकते हो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पोजीशन ऑफ पॉइंट Q माइनस पोजीशन ऑफ पॉइंट P। Q पॉइंट की पोजीशन कितनी है, r माइनस dr। P पॉइंट की पोजीशन कितनी है, r। तो ये माइनस ये r और कट जाएंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, माइनस ऑफ dr। सो P से Q तक जाते हुए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, -dr। अब अगर ये आपको डाइजेस्ट हो गया तो इसको मैं काफ़ी हद तक समझा सकता हूँ। देखो हमने क्या लिखा था, dw की वैल्यू क्या लिखी थी, f इंटू dr, f डॉट dr लिखी थी। अब मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि हम फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में। हम फोर्स भी इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, यही कहना चाहते थे। तो आपके हिसाब से एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूँ f इंटू dr इंटू कॉस 0, जैसा आप चाहते थे, ठीक है। बट बेटा प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर अब dr नहीं आएगा, घूम फिरा के यहाँ पे मुझे -dr लिखना ही पड़ेगा। मीन्स मुझे इसको चेंज करना ही पड़ेगा, मुझे f इंटू ये -dr लिखना पड़ेगा। तो आप कहाँ चाहे ऐसे पकड़ लो चाहे घुमा के पकड़ लो, बात तो एक ही आनी है, ठीक है। मीन्स आपको जैसे तैसे करके ये माइनस साइन लिखना ही पड़ेगा। पूरी तरह से हजम नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। समझ 100% नहीं आएंगी तो कई बार 0.001% चीज़ों को थोड़ा सा एब्जॉर्ब भी करना पड़ता है, तो हो जाएगा, ठीक है। पर इसकी ज़्यादा, इस माइनस साइन के लिए ज़्यादा जद्दोजहद, ज़्यादा फाइट नहीं करनी है। ओके, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो मैं कह रहा था कि कुछ पॉइंट्स हैं दैट वी नीड टू डिस्कस अबाउट दिस फार्मूला। 2 पॉइंट्स मैंने लिख दिए थे। तीसरे पॉइंट की अब हम बात करेंगे कि अगर मेरे पास 3 डिमेंशन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो, 3D की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के 3 कंपोनेंट हो सकते हैं। E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग x एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग y एक्सिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग z एक्सिस। यही हो जाएगा। हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लिखा है E इज इक्वल टू -dV/dr, इलेक्ट्रिक फील्ड एज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर हम ध्यान से देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि जो पोटेंशियल है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। तो इन दोनों को, स्केलर और वेक्टर को लिंक करना है। वी आर गोइंग टू डू विद द हेल्प ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। देखो, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ x कंपोनेंट लिखूंगा तो मेरे पास आएगा -∠V/∠x। फर्क देखो कहाँ पे आ रहा है, एक तो d और की जगह करली आ गया। d को हम कहते हैं डेरिवेटिव, करली जब हम लिखते हैं तो इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग x एक्सिस कैलकुलेट करना है तो डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू x। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि जब मैं डेरिवेटिव लूंगा तो वो सिर्फ x को ही वेरिएबल मानूंगा, y और z एक्सिस को या y और z को मैं कांस्टेंट मानूंगा। लो, इस बात को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए मेरे पास किसी जगह पोटेंशियल गिवन है x² y इंटू z, इस तरह से पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है। अगर मुझे करली v/करली x कैलकुलेट करना है, देखो y और z वैसे तो वेरिएबल है, बट जब मुझे पार्शियल डेरिवेटिव लेना है तो मैं y और z को कांस्टेंट मानता हुआ डेरिवेटिव से बाहर रखूंगा और मैं सिर्फ x² का डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। और जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो yz इंटू 2x आ जाएगा। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव का सिंबल यूज़ ना करता तो मेरे पास सिचुएशन में कैलकुलेशन कैसे होती, तब मैं लिखता dv/dx। तो मुझे अब यहाँ पर
कैलकुलेशन में प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ना था। आई नीड टू अप्लाई हर प्रोडक्ट रूल, दैट इज गोइंग टू बी क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, हम वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको जो समझ में आया कि अगर पार्शियल डेरिवेटिव है, अगर विद रिस्पेक्ट टू x है, तो आपको सिर्फ x को वेरिएबल मानना है, y और z को आपने कांस्टेंट मान के कैलकुलेशन कर लेनी है, डेरिवेटिव सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो सिमिलरली आप ई वाई लिख सकते हो, ये आएगा करली v बाई करली y एंड ई z लिख सकते हो करली v बाई करली z। सो दिस इज हाउ यू कैन टेक 3 कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं इन तीनों कंपोनेंट्स को एक सिंगल लाइन में रिप्रेजेंट करूं तो वी कैन राइट डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई कैप करली v बाई करली x प्लस जे कैप करली v बाई करली y प्लस k कैप करली v बाई करली z। दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट इट। फिजिक्स में इसको इस सेंस से भी रिप्रेजेंट करते हैं डेल v। ठीक है, दिस इज ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर इसको बोलते हैं। डेल ऑपरेटर का मतलब क्या होता है बेटा, जिससे एडिशन प्लस साइन एक ऑपरेटर है, माइनस साइन एक ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई साइन एक ऑपरेटर है, डिवीजन साइन एक ऑपरेटर है, ऐसे ही डेल भी एक ऑपरेटर है। फिजिक्स में डेल ऑपरेटर को हम कैसे लिखते हैं, डेल ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय आई कैप करली बाय करली x प्लस जे कैप करली बाय करली y प्लस के कैप करली बाय करली z। जब मैं डेल v लिखता हूँ तो डेल v लिखने का मतलब होगा आई कैप करली v बाय करली x प्लस जे कैप करली v बाय करली y प्लस के कैप करली v बाय करली z। सो दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट डेल ऑपरेटर। ठीक है, ये बोर्ड के लिए बिल्कुल भी नहीं है, आपको इसे कंपटीशन के लिए ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो डिस्कशन का अगला पॉइंट है, लिखो इफ वी हैव यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम अपने इस रिजल्ट को, रिजल्ट कौन सा था बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड एज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। हम इस रिजल्ट को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे यूज करते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम चार्ज पार्टिकल को ए से बी तक मूव करना चाहते हैं। सपोज यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ई की वैल्यू तो चेंज होनी नहीं है, तो यहाँ पर v dv और dr की क्या इंपॉर्टेंस है। देखो बेटा, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ पोटेंशियल v1, लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट ए पॉइंट पे पोटेंशियल v1 है और b पॉइंट पे पोटेंशियल v2 है, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस सपोज r है। ठीक है, अब मुझे कैलकुलेट करना है इस रिजल्ट के हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B। तो मैं क्या लिखूंगा, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाय डेल्टा R, डेल्टा V बाय डेल्टा R, यानी कि डेल्टा V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस E इंटू डेल्टा R, यानी कि E की वैल्यू तो कांस्टेंट है, डेल्टा आर इस बार मेरे पास कितना आ गया है, डिफरेंस। डेल्टा आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है, इस एग्जांपल में ये वैल्यू आर आ गई है। और डेल्टा वी मेरे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास कितना है, V2 माइनस V1, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, मतलब सिंपल से शब्दों में अगर मैं इस माइनस साइन को इग्नोर कर दूं तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लिख सकता हूं E बाय R। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स मे बी रिटन एज E बाय R। ठीक है, अब डाउट ये आ सकता है कि सर ए कितों आया जी, ए दसो जी। लो बेटा, अपने कौन सा पैसे लगते हैं, हमने लिखा था E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर।
तो मैं इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख सकता हूँ, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ई तो कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा। डीवी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। डी आर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो आपको याद रखना है, डेल्टा वी विच बेसिकली रिप्रेजेंट पोटेंशियल डिफरेंस। कई बार, बहुत बार हम इसको सिर्फ वी भी लिखेंगे, बट नोट दैट दिस इज बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज नॉट पोटेंशियल एट ए पॉइंट। ये थोड़ी सी कंफ्यूजन आएगी जब भी मैं लिखूंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको याद दिला सकूं। तो V इज इक्वल टू E बाई आर आएगा। ठीक है, ये जो रिजल्ट है ये सिर्फ दो केसेस में एप्लीकेबल होता है। अबव रिजल्ट इज एप्लीकेबल ओनली इन टू केसेस। फर्स्ट केस मैंने आपको समझा दिया, वो क्या था, जब हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। केस 1 व्हेन वी हैव यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये रिजल्ट एप्लीकेबल है व्हेन वी हैव यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सेकंड केस होता है, दिस रिजल्ट इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज। अगर सिर्फ पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल देखूं, पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई आर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, नाउ अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो आप लोग देखोगे V इज इक्वल टू, इनको V बाई ई कर लो तो ये मेरे पास R बन जाएगा। यस, यानी कि मेरे पास यहाँ पर V की वैल्यू, ये गड़बड़ तो नहीं हो रही, या मैंने यहाँ पे गड़बड़ की है? सॉरी बच्चों, आई डिड ए मिस्टेक हियर। सॉरी, आपको करेक्शन करनी पड़ेगी। V इज इक्वल टू E इंटू आर लिखना था, आई डिड ए ब्लेंडर मिस्टेक, तो प्लीज मेक इट करेक्ट। तो V इज इक्वल टू E इंटू आर। ठीक है, या मुझे बेटर है E लिखना चाहिए था V बाई आर, वहाँ पर मैं गलती कर गया था, आप लोग इसे प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, E इज इक्वल टू V बाई आर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से ध्यान रखना है कि ये V क्या है, दिस V इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड ये R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जिन पॉइंट्स के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, बढ़िया। अब लास्ट एग्जांपल है, आप लोगों को याद होगा कि हमने जब दो प्लेट्स ली थी, प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। ठीक है, एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल थी। मैं क्या करता हूँ समझाने के लिए, राइट प्लेट को अर्थ कर देता हूँ। अर्थ करने का मतलब हमने पढ़ा था, जब भी किसी बॉडी को अर्थ किया हो उसका पोटेंशियल कितना होता है, 0 वोल्ट। इस प्लेट का पोटेंशियल भी 0 वोल्ट हो जाएगा, चाहे इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है बट इसका पोटेंशियल फिर भी 0 वोल्ट ही होगा। और सेकंड पॉइंट, ये नेगेटिव चार्ज अब अर्थ में नहीं जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़े रहेंगे, अट्रैक्शन की वजह से जुड़े रहेंगे, ये नेगेटिव चार्ज अर्थ में नहीं जाने वाला। और इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन के लिए, इस तरह के अरेंजमेंट के लिए हम लोगों ने बच्चों क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर सेटअप होता है। दिस इज अ वे टू सेटअप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं मान लेता हूँ कि इन दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, d है। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स इज d। ठीक है, इन दो प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E। इज इट क्लियर? अब मुझे बताइए, क्या ये फर्स्ट केस बन गया व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म या कांस्टेंट? तो इस केस में मैं क्या लिख सकता हूं, E इज इक्वल टू V बाय डी। इज दैट क्लियर? नहीं, इसको और मेरे को लग नहीं रहा कि आप हैप्पी हो, तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन इसे करूंगा। चलिए, हम लोगों ने पढ़ा था E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है तो E लिखूंगा। dV मेरे पास क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस। ये प्लेट A है और ये प्लेट B है, तो माइनस
मैं लिखूंगा पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट बी डिवाइडेड बाय पोजीशन ऑफ प्लेट ए माइनस पोजीशन ऑफ प्लेट बी, यही आना चाहिए। अब देखो ए प्लेट का पोटेंशियल कितना है, बोलो। ए प्लेट का पोटेंशियल कितना लिया है हमने, V। बी प्लेट का पोटेंशियल हमने कितना लिया है, 0। इज दैट क्लियर? अब यहां पर थोड़ा पंगा पड़ेगा आपको, सिर्फ यहां पर मैग्नीट्यूड में माइनस साइन आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं लिखूंगा तो आर ए क्या था, पोजीशन ऑफ फर्स्ट प्लेट। फर्स्ट प्लेट की पोजीशन को मैं 0 मान लेता हूं, यहां से 0 है तो ये हो गया 0 माइनस, तो दूसरी प्लेट की पोजीशन कितनी हो जाएगी, D, तो माइनस D हो जाएगी। तो E की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, V/T। तो यहां पर रिजल्ट वही आया। देखने में ये क्या लग रहा है, V हम जनरली कहते हैं पोटेंशियल, ये पोटेंशियल एट ए पॉइंट, बट बेटा यहां पर ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स separated by distance D, potential difference between two plates separated by distance D। ओके, एक काम करते हैं, एक छोटी सी एग्जाम्पल ट्राई करते हैं टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज E इज इक्वल टू माइनस dV/dr, ठीक है। उसके साथ एक बार मेरे ये टॉपिक की डिस्कशन खत्म हो जाएगी, न्यूमेरिकल्स बाद में हम लोग करेंगे। मेरे पास सपोज क्वेश्चन है V इज इक्वल टू 1000 बाई एक्स, V इज इक्वल टू 1000 बाई एक्स प्लस 1500 बाई एक्स स्क्वायर, 1500 बाई एक्स स्क्वायर प्लस इट इज 500 बाई एक्स क्यूब, 500 बाई एक्स क्यूब। तो क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट x इज इक्वल टू 1 मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो एट x इज इक्वल टू 1 मीटर। ओके, अब देखो जो पोटेंशियल है इसकी वेरिएशन सिर्फ x एक्सिस के अलॉन्ग है, y एंड z एक्सिस के अलॉन्ग इसकी कोई वेरिएशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि मुझे अपने इस फार्मूले को सिंपल कर लेना है, मुझे पार्शियल डेरिवेटिव में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तीनों डायरेक्शन में वेरिएशन ही नहीं है, क्यों पंगे लेने हैं। तो E को लिखूंगा माइनस d/dx ऑफ, ये पूरा एक्सप्रेशन ये हो जाएगा 1000 बाई एक्स। आप लोग चाहो तो वीडियो को पॉज देके ये डेरिवेटिव खुद सॉल्व कर लेना और बाद में मेरे साथ आंसर मैच कर लेना और चेक कर लेना कहीं मेरी कोई गलती तो नहीं हुई है। 500 बाई एक्स क्यूब। ओके बच्चों, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। माइनस 1000 बाई एक्स स्क्वायर, ये एक माइनस और आएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। 1500 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन एक्स क्यूब प्लस ये फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, टोटल लिख देता हूँ 1500 बाई एक्स रेज़ टू पावर 4। यू जस्ट ट्राई दिस वन। अब x हमें 1 मीटर लिखा हुआ है, तो अगर मैं 1 मीटर सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मेरे पास E की वैल्यू 5500, सही है ना, वोल्ट पर मीटर आ जाएगी। चेक इट आउट, क्या हमारा ये आंसर आपस में मैच कर रहा है? बढ़िया। अब इसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक है, लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग at any point on its axis. Electric potential due to uniformly charged ring at any point on its axis. And situation is we have given a uniformly charged ring of radius A such that center of ring is O, and it is given that total charge on the ring is Q, and we are going to calculate electrostatic potential at point P, and this point P is at a distance x
फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग। पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन करते हुए आपको ध्यान रखना है V इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर ये स्केलर है तो आपको डायरेक्शन की कोई चिंता नहीं है। हम लोग इस पार्ट को कंसेप्चुअली ही कर लेंगे। इसकी डेरिवेशन रिजल्ट जो है ये ज़्यादातर कंपटीशन के लिए है, बोर्ड में डेरिवेशन नहीं पूछी जाती। अगर मैं एक एलिमेंट्री पोर्शन का जिसके ऊपर चार्ज सपोज dq है, इसका पोटेंशियल P पॉइंट पे कैलकुलेट करूं तो इस पोटेंशियल की वैल्यू आप लोग कितनी लिखोगे? स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू एलिमेंट्री चार्ज dq एट पॉइंट P। मेरे ख्याल से आप लोग इस dv की वैल्यू लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq अपॉन डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। और पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला ये क्या था? k/r। k कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज फॉर पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए यही फॉर्मूला था। दिख रहा है ना? हाँ दिखेगा। तो अब अगला पार्ट देखो। अगर मैं कहीं और इस पूरी रिंग के ऊपर कहीं पे भी और लेता हूँ एलिमेंट्री पोर्शन सेम लेंथ का, यानी कि उस केस में भी P पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? आई थिंक इट इज गोइंग टू बी सेम। मोटे से शब्दों में अगर मैं कहीं से भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करूं, कहीं पे भी एलिमेंट्री पोर्शन लूं, हर एलिमेंट्री पोर्शन के लिए मेरे पास ये सारी वैल्यूज आने वाली हैं। कहीं डायरेक्शन का कोई पंगा नहीं है, मुझे कोई कंपोनेंट नहीं लेना। इसका मतलब टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए मैं सीधा यहाँ से इंटीग्रेट कर सकता हूँ। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो मेरे पास, अगर आप ध्यान से देखो तो सिर्फ चार्ज ही वेरिएबल है। आप नोटिस करो R वेरिएबल नहीं है। जितने भी एलिमेंट्री पोर्शंस लूँगा, हर एलिमेंट्री पोर्शन के लिए R की वैल्यू सेम रहेगी, है ना? तो R को मैं इंटीग्रेशन से बाहर रख सकता हूँ। टोटल चार्ज की वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन में Q लिखी हुई थी, यानी कि मेरे पास पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। दिस इज टोटल पोटेंशियल या नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P। और R की वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट करना चाहो तो बड़ी खुशी से कर सकते हो। ये हो जाएगी √a² प्लस x²। दैट्स ऑल। आप चाहो तो इसका स्पेशल केस भी कर सकते हो। स्पेशल केस क्या होता है? इफ x इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू a, यानी कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट रिंग से बहुत दूर है। रिंग है छोटी सी और ऑब्जर्वेशन पॉइंट बहुत दूर है, तो इस केस में a² कैन बी निगलेक्टेड। अगर हम a² को निगलेक्ट करेंगे तो इसका मतलब v की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/x, जिसका मतलब क्या होगा कि अब ये रिंग के ऊपर प्रेजेंट चार्ज एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। कब? जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट बहुत दूर हो। सेकंड केस हम लोग डिस्कस करते हैं। इफ चार्ज ऑन रिंग इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। चार्ज ऑन रिंग इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। चार्ज ऑन रिंग इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कहीं पे चार्ज कम है, कहीं पे चार्ज ज़्यादा है। तो मैं डायग्राम में ऐसा ही कर देता हूँ, कहीं पे चार्ज बढ़ा दिया, कहीं पे चार्ज कम कर दिया, समथिंग लाइक दिस। चार्ज इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड what will be effect on net potential at point P? And the answer is no effect at all. Why? देखो बेटा, मैं यहाँ से चाहे चार्ज लूँ, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, कहीं से भी चार्ज लूँ, हर चार्ज के लिए, हर एलिमेंट्री पोर्शन के लिए P पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना रहेगा? सेम R √a² प्लस x²। अगर सभी पोर्शंस के लिए, इन सभी एलिमेंट्री सेक्शंस के लिए ये वैल्यू मेरे पास कितनी रहेगी? R। तो ये R मेरे पास कांस्टेंट ही रहेगा। तो इस पूरी इंटीग्रेशन में वंस अगेन
डी क्यू की ही इंटीग्रेशन होनी है। अगर मैं डी क्यू को इंटीग्रेट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, टोटल चार्ज ही आएगा, वो चाहे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो चाहे नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो आंसर इज रिजल्ट रिमेन्स सेम, वही रिजल्ट आएगा जो हमने ऊपर लिखा हुआ एज अबाउट, ठीक है, क्योंकि इस बार हमारे पास वेक्टर्स का पंगा नहीं है, पोटेंशियल इज जस्ट अ स्केलर क्वांटिटी। बढ़िया। इसके बाद हम लिखते हैं, लिखिए हेडिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। देखो ये सिर्फ इकलौता ऐसा केस है जिसमें मैं बड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स on a uniformly charged infinite long thin wire. Potential difference between two points due to a uniformly charged infinite long thin wire. So we have a long infinite long यूनिफॉर्मली चार्ज थिन वायर, और इस वायर की वजह से वी विल ट्राई टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। सपोज वी हैव टू पॉइंट्स ए एंड बी। These 2 points are at perpendicular distance r1 and r2 from this wire, ठीक है। and let us suppose that lambda stands for linear charge density, चार्ज पर यूनिट लेंथ। हम इस वायर के ऊपर टोटल चार्ज तो कैलकुलेट कर नहीं सकते क्योंकि वायर इनफाइनाइट है, तो कंसेप्चुअली चार्ज भी इनफाइनाइट ही होगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब मैं इन 2 पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल कैलकुलेट करूंगा, और पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए मैं बेसिक डेफिनेशन को एक्सप्लॉइट कर सकता हूं। मेरे पास E की डेफिनेशन क्या थी, माइनस dV/dr, ठीक है बेटा, dV माइनस dr। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू याद है, आप लोग अपनी फ्लैशबैक में जाओ, दिमाग से थोड़े बुलबुले उठाओ, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू याद आ जाएगी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। तो आप लोगों को शायद याद आ गया हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके पास होती थी 2k λ/r। याद करो, आ गई, बढ़िया। यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 को सॉल्व कर लूँ तो ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा इंटू λ/r इंटू dr, 2 स्टेप में कर देता हूँ, इज इक्वल टू माइनस dV/dr। तो अगर मैं यहाँ से रीअरेंज करता हूँ तो dV मेरे पास कितना आ जाएगा, dV की वैल्यू आ जाएगी 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू λ/r इंटू dr विद अ माइनस साइन। अब मुझे करना है इंटीग्रेशन, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, ताकि मैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कैलकुलेट कर पाऊँ। तो लैम्डा एंड 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन से बाहर रहेंगे, और यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, dr/r। अगला स्टेप क्या होगा, विद अप्रोप्रिएट लिमिट्स। अब यहाँ पर लिमिट्स का पंगा पड़ेगा। देखो बेटा, ये बात मुझे पूरी ध्यान से सुनिए, यूनिक केस है ये। हम लोग जनरली जब पोटेंशियल का रेफरेंस है 0 लेते हैं एट इन्फिनिटी। अब अगर मैं यहाँ पर इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 लूँगा तो जब मैं 1/r को इंटीग्रेट करूँगा तो log r आ जाएगा। log r में मुझे r को इन्फिनिटी पुट करना पड़ेगा, तो मेरा रिजल्ट भी इनफाइनाइट हो जाएगा। इसीलिए इस वायर के केस में हम रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी पे बात ही नहीं करते। इसलिए मैंने आर्टिकल की हेडिंग में लिखवाया था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, मैंने ये नहीं लिखवाया था पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ठीक है। क्योंकि एक पॉइंट जब मैं बात करता हूँ तो डेफिनेटली बाय डिफॉल्ट दूसरा पॉइंट कहाँ चला जाता है, इन्फिनिटी पे, और मैं इन्फिनिटी के लिए यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं कर सकता। ओके, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ A से B तक, तो लोअर लिमिट में VA आ गया, अपर लिमिट में VB आ गया। अगला पॉइंट, यहाँ पर A पॉइंट पे डिस्टेंस कितना था, R1, और B पॉइंट पे डिस्टेंस कितना है मेरे पास, R2।
क्या आपको क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप होगा पोटेंशियल डिफरेंस V, ये मेरे पास आएगा VA से लेके VB तक, यहाँ पर लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट विद ए नेगेटिव साइन, इधर लॉग विद नेचुरल बेस आ जाएगा, इसको मैं ln लिख सकता हूँ, R विद लिमिट्स मेरे पास शिफ्ट कर जाएंगी, कहाँ से कहाँ तक, R1 से R2 तक। डायग्राम लिखा हुआ कंजस्टेड सा ना लगे तो मैं कलर चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर। इधर मेरे पास आपको यहाँ तक तो दिखाई देगा ही, तो VB माइनस VA, मैं साथ के साथ इस माइनस साइन को भी एडजस्ट कर देता हूँ, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैसे तो बनना था log R2 बाय R1, बट इस माइनस साइन को एडजस्ट करने की वजह से ये बन जाएगा log R1 बाय R2, यही हो जाएगा। इज दैट ओके? थोड़ा सा और मैं यहाँ पर भी एक काम करते हैं, माइनस साइन को इधर एडजस्ट करने की जगह मैं इधर एडजस्ट करता हूँ, मुझे समझाना ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, मैं इधर लिखता हूँ R2 बाय R1, आपने अगर कटिंग मत करना, आप सिर्फ अगले स्टेप में लिख लेना। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ VA माइनस VB, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब ये आपको एकदम क्लियर होगा, और इसमें ना आपको माइनस साइन का भी सिग्निफिकेंस समझ आएगा। देखो बेटा, किस पॉइंट पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा, A या B पे? लॉजिकली बताओ, जो पॉइंट नज़दीक है उस पे पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए। तो डायग्रामेटिकली आपको पता है A पॉइंट पे पोटेंशियल ज़्यादा है, VA इज ग्रेटर देन VB। अब ये देखो कौन सा डिस्टेंस कम है, R1 कम है, R2 ज़्यादा है, यानी कि मैं लिखूंगा R2 बाय R1, सॉरी R2 इज ग्रेटर देन R1। ओके, अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को इस फाइनल रिजल्ट में समझाता हूँ कैसे जस्टिफाई होते हैं। R2 बाय R1, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो ये पूरा रिजल्ट मेरे पास पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये भी और डिटेल में देख लो, log 1 पॉइंट समथिंग अगर मेरे पास कुछ भी है, ठीक है, एक से बड़ी कोई भी वैल्यू है तो वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, अगर एक से छोटी है तो वो वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। तो ये वैल्यू मेरे पास डेफिनेटली क्या होने वाली है, दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। ठीक है, अब इस एंड पे आ जाओ, तो यहाँ पर पोटेंशियल कौन सा बड़ा था, ए वाला, राइट एंड पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड भी पॉजिटिव ही होगी, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, ये देखो VA ज़्यादा है एज कम्पेयर टू VB, तो ये भी पॉजिटिव हो गया ऑटोमेटिकली, और ये भी पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स इक्वल है। अगर आप ये माइनस साइन नहीं डालते तो फिर एक साइड पॉजिटिव बननी थी, एक साइड नेगेटिव बननी थी, तो गड़बड़ हो जानी थी। ठीक है, जिन लोगों को पीछे माइनस साइन की सिग्निफिकेंस समझ नहीं आई थी वो थोड़ा सा अब बेहतर समझ पाएंगे। ओके, आगे लिखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग शीट, due to uniformly charged long sheet. I repeat, electrostatic potential due to uniformly charged long sheet. So let us consider a very long sheet, ठीक है, which is uniformly charged, और इस शीट के लिए हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगी या सरफेस चार्ज डेंसिटी? वी विल हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी, सपोज सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, एंड नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ए ड्यू टू दिस शीट। आप पोटेंशियल डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो, पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हो, कुछ मैटर नहीं करता। तो चलिए पोटेंशियल डिफरेंस ही कैलकुलेट कर लेते हैं। ये दो पॉइंट्स ले लेते हैं A एंड B। A पॉइंट का डिस्टेंस हो गया R1, ऑलमोस्ट सेम डायग्राम है जो हमने पिछली बार ड्रॉ की थी, बट एक ही फ़र्क है, पिछली बार हमारे पास
वायर थी, इस बार शीट है। बाकी ठीक वैसे ही दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स P1 एंड P2 लिए गए हैं। यू कैन सी दैट। ओके, इफ वी रिकॉल, वापस दिमाग से बुलबुले उठाओ। आपको याद आएगा कि इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपने लिखी थी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दो केस पढ़े हैं बेटा, एक हमने पढ़ा है थिन शीट, दूसरे में हम स्पेशली हाईलाइट करते हैं कंडक्टिंग शीट। कंडक्टिंग शीट हाईलाइट करने का पर्पस क्या होता है कि इधर भी चार्ज होगा और इधर भी चार्ज होगा, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी डबल हो जाती थी, है ना। तो यहाँ पर हमने कंडक्टिंग वर्ड यूज़ नहीं किया, तो वी आर एज्यूमिंग दैट दिस इज ए थिन नॉन कंडक्टिंग शीट। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, क्योंकि ये क्या होता था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है और यहाँ पर भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है। और मैं अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा चुका हूँ, दोबारा से नहीं करवाऊंगा। इस केस में हम सीधा क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू चार्जेस अपॉन डेल्टा आर इज इक्वल टू E. This result is applicable for uniform electric field, and in this charge distribution we know that we have uniform electric field. Okay? अब पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं, किस पॉइंट पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा। अब मैं देखो बेटा, नेगेटिव साइन अगर आप चाहो तो लिख देता हूँ, बट उसके बिना आपको करना सिखाता हूँ, ठीक है। नेगेटिव चार्ज से भी आंसर तो आ जाएगा, दोनों से कर देता हूँ। चलो, तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिखता हूँ तो लिखूंगा V2 माइनस V1 अपॉन R2 माइनस R1, माइनस साइन लिखता हूँ तो माइनस E। V2 कौन सा है, दूर वाला, VB माइनस VA अपॉन R2 माइनस R1 इज इक्वल टू माइनस C। और मैं क्या करता हूँ, माइनस साइन को इधर एडजस्ट कर देता हूँ। ये बन गया VA माइनस VB अपॉन R2 माइनस R1 इज इक्वल टू E। ये देखो बिल्कुल सही आया है। किस पॉइंट पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ए पॉइंट पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू बी, क्योंकि ए पॉइंट नज़दीक है, जिसका मतलब मेरे पास क्या होगा, VA माइनस VB पॉजिटिव होगा, VA माइनस VB पॉजिटिव होगा। इधर देखो R2 माइनस R1 भी पॉजिटिव होगा, तो ये अपने आप पॉजिटिव आ गया, मुझे टेंशन नहीं डालनी है, ठीक है। तो ये मुझे माइनस साइन कंसिडर करना पड़ा। अदरवाइज अगर मैं डायरेक्ट करता तो मैं ये ध्यान रख लेता कि भाई मुझे ये वैल्यू पॉजिटिव रखनी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ए पॉइंट पे ज़्यादा होगा, सीधा लिखता VA माइनस VB, और डिस्टेंस R2 ज़्यादा है तो मैं सीधा लिखता ये, ठीक है। तो दिस इज द वे वी कैन कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स लाइक दिस। ओके, मेन पॉइंट है कि फाइनल रिजल्ट में आपके इक्वेशन दोनों साइड पॉजिटिव होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल और कंडक्टिंग स्फीयर। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, वी हैव अ स्फेरिकल शेल। इस शेल को हमने यूनिफॉर्मली चार्ज कर रखा है। अगर इस शेल की जगह कंडक्टिंग स्फीयर भी होता तो भी एक ही बात थी, क्योंकि हम ये बात पहले से पढ़ चुके हैं कि अगर हम किसी स्फीयर को चार्ज देते हैं, कंडक्टिंग स्फीयर को चार्ज देते हैं, देन चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो मेरे पास इस स्फेरिकल शेल का रेडियस r, इस स्फेरिकल शेल को जो टोटल चार्ज दिया गया है, सपोज टोटल चार्ज गिवन टू द शेल इज q। अब हमें कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग और यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस सरफेस, ठीक है। बट ये जो डेरिवेशंस हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हम इसके रिजल्ट को सीधा मेमोराइज कर सकते हैं, सीधा याद कर सकते हैं, ठीक है। कैसे हम याद करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को, और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से लिंक कर दूंगा पोटेंशियल को। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपने कैसे याद की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 अगर r यानी कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस शेल के रेडियस से कम है, यही था। यानी कि अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट इनसाइड है, अंदर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट सरफेस पे है तो हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और ये आती थी Q/R²। और अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट
शेल से बाहर है तो उस केस में आता था 1/q/r² व्हेन r इज ग्रेटर देन r। ये रिजल्ट आप लोग रिकॉल कर सकते हो, है ना। अब इसी रिजल्ट से मैं पोटेंशियल भी लिख सकता हूँ। जो पोटेंशियल है ये बड़ा ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा याद रख सकते हो। पोटेंशियल की वैल्यू शेल के अंदर एंड शेल के सरफेस के ऊपर कांस्टेंट रहती है। इसकी वैल्यू कितनी है? 1/4πε0 q/r। शेल के अंदर एंड शेल के सरफेस के ऊपर ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है। बट शेल के बाहर चार्ज ऐसे बिहेव करता है एज इफ होल चार्ज इज प्रेजेंट एट सेंटर। ठीक है, देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही बिहेव करता था अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट बाहर है। कैसे बिहेव करता था? एज इफ होल चार्ज इज प्रेजेंट एट सेंटर। पोटेंशियल भी ऐसे ही बिहेव करता है अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट बाहर है। कैसे? एज इफ होल चार्ज इज प्रेजेंट एट सेंटर। देखो ये जो रिजल्ट्स लिखे हुए हैं, जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट बाहर है, ये पॉइंट चार्ज का रिजल्ट है, ये भी पॉइंट चार्ज का रिजल्ट है फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये चीज़ें आपस में रिलेट हो पा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर अचानक से अंदर ऐसा क्या हो गया कि पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट हो गई। शॉर्टकट में हम इसे लिख सकते हैं, शॉर्टकट में मैं पोटेंशियल की वैल्यू लिख सकता हूँ kq/r। ठीक है, चलो देखते हैं। आपको ये याद है, डेफिनेटली आपको ये याद है कि अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। ये हमने ड्राइव भी किया था यूजिंग गॉस थ्योरम। आपको याद है E is equal to -dv/dr। इज दैट ओके? अब मेरे पास इनसाइड स्फेरिकल शेल E की वैल्यू मुझे पता है कितनी है? 0 है। E की वैल्यू 0 है, इसका मतलब मेरे पास dv की वैल्यू 0 है। dv की वैल्यू 0 है, dv की वैल्यू 0 का मतलब चेंज इन पोटेंशियल 0 है। इसका मतलब पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट है। पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? सेम एज एट सरफेस। जो वैल्यू सरफेस पे होगी वही अंदर की तरफ रहेगी। तो पोटेंशियल जितना सरफेस पे है उतना ही शेल के अंदर है, kq/R, और शेल के बाहर इट बिहेव्स एज इफ होल चार्ज इज प्रेजेंट एट सेंटर। ओके, दिस इज अबाउट पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल। अब हम लिखेंगे ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। खैर वो तो अंडरस्टूड ही है कि स्फेरिकल है तो नॉन कंडक्टिंग ही होगा। ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। चलो ऐसे लिख लो, थोड़ी स्टेटमेंट ठीक से नहीं बनी, मुझे इरेज करनी पड़ेगी। सही क्या बनेगा? पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो इस केस में क्या फर्क पड़ेगा? पिछले केस में जो चार्ज था वो सारे का सारा सरफेस पे प्रेजेंट था। अब चार्ज पूरे इंटायर वॉल्यूम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। एक मिनट बेटा, एक मिनट, थोड़ी सी जगह होगी आपके पास नोटबुक में। जो पिछले आर्टिकल को हमने डिस्कस किया है वहाँ पर मुझे एक छोटा सा पॉइंट और रिकॉल करवाना है आपको। हम लोगों ने ना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कुछ और तरीके से भी लिखा था, याद करो। इफ़ यू कैन रिकॉल, तो ये वैल्यू कुछ सिग्मा की टर्म्स में आई थी एट सरफेस। नहीं याद आ रहा तो याद करवाता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लिखा था सरफेस के ऊपर, एट सरफेस। ठीक है, ये पिछले आर्टिकल में है, थोड़ी सी जगह बना लो क्योंकि इसकी हमें बार बार न्यूमेरिकल्स में ज़रूरत पड़नी है। ये हमने लिखा था सरफेस के ऊपर q/r। अगर मैं यहाँ पर q की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सिग्मा पुट कर दूँ तो ये बनेगी सिग्मा इंटू 4πr²/r। नाउ इफ़ यू लुक एट दिस, ये बनेगा सिग्मा/ε0 इंटू यहाँ पे था r²। पिछली बार भी चेक कर लेना कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी, ये r² ही होता है। तो ये r² कट जाएगा, तो ये वैल्यू थी मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना। अब अगर पोटेंशियल लिखना है तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या बनी थी अपने पास?
1/4πε0 Q बाय कैपिटल R। अब जहाँ अगर मैं चार्ज की वैल्यू पुट करूँगा सिग्मा इंटू 4πr², तो ये सॉल्व करने के बाद मेरे पास पोटेंशियल की वैल्यू बन जाएगी सिग्मा बाय ε0 इंटू आर। सो यू शुड रिमेंबर कि अंदर की तरफ ये वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा आर बाय ε0। ये अंदर भी और सरफेस पे भी, क्योंकि पोटेंशियल अंदर और सरफेस पे सेम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ सरफेस पे था और पोटेंशियल क्या है, एट सरफेस एज वेल एज इनसाइड शेल, दिस रिजल्ट स्टैंड्स सेम। अब हम बाहर की टर्म्स में, बाहर के लिए भी सिग्मा को लिखेंगे। आप लोग काम करोगे, अपनी नोटबुक्स में थोड़ी सी तकलीफ करो और ढूंढो कि आपने कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कहीं लिखा हो। ठीक है, मैं थोड़ी सी अपनी मेहनत यहाँ पर बचाऊंगा। आउटसाइड द शेल, अगला केस है व्हेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज आउटसाइड स्फेरिकल शेल। शेल के बाहर आपका फॉर्मूला था ये, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये बनेगा r² बाय r²। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में सिग्मा बाय ε0 कैपिटल R² बाय स्मॉल r², जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट आउटसाइड द स्फेरिकल शेल है। और यहाँ पर भी फॉर्मूले में क्या चेंज आ जाएगा बेटा, ये रिजल्ट आपको याद करना पड़ेगा, इसके बिना आपका गुजारा नहीं होगा। करना चाहोगे तो कर लेना, बट कैलकुलेशन हर बार लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो सिग्मा बाय ε0 इंटू कैपिटल R² बाय स्मॉल r, बाहर की तरफ ये होगा सिग्मा बाय ε0 इंटू कैपिटल R² बाय स्मॉल r। डन। चलिए वापस अपने पुराने टॉपिक पे आते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अरे यार ठीक है यार, अब लिख लो, कौन चेंज करेगा इसको। तो हमारे पास सिचुएशन क्या है बेटा, इस बार चार्ज पूरे वॉल्यूम के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इंटायर वॉल्यूम के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस केस में हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की जगह क्या लेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। टोटल चार्ज मान लो कैपिटल Q है और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमारे पास रो है। रो इज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लिख लेना आगे। अब इस केस में भी जो डेरिवेशन है वो हम नहीं करेंगे, हम सीधे रिजल्ट को याद करेंगे। आपको डेरिवेशन अगर करनी है तो बुकलेट या कोई भी बुक रेफर कर लेना, बट ये डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इस पर ज़्यादा एफर्ट एनर्जी नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला, फर्स्ट पार्ट बहुत आसान है। पहले मैं बात करूँगा बाहर की तरफ, क्योंकि बाहर की तरफ वही रिजल्ट रहता है जो शेल के लिए था। बाहर की तरफ रिजल्ट क्या होता है, 1/4πε0 Q बाय स्मॉल r, या जब हमने इसको सिग्मा के टर्म्स में लिखा था, अभी भी लिखा था सिग्मा बाय ε0 इंटू r² बाय स्मॉल r था। ये सही है या गलत है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये कब है, व्हेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज आउटसाइड द स्फीयर। एट द सरफेस हमारे पास वही फॉर्मूला बनता है Q बाय r। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली चेक कर लेना, ये आंसर बन जाएगा एट द सरफेस। ठीक है, अब सबसे मुश्किल पार्ट होता है इनसाइड स्फेरिकल बॉडी। अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट अंदर की तरफ है, समवट हियर, जब r की वैल्यू कैपिटल R से छोटी है, उस केस में हमारे पास फॉर्मूला, आप लोग बाद में लिखना, मुझे एक बार रिकॉल कर लेने दो। 1/4πε0 Q बाय r³ इंटू 3 बाय जस्ट ए मिनट बाय 2r³ लिखना नहीं आप लोगों ने अभी, 3r² माइनस r²। ठीक है, ये कब है, व्हेन r इज लेस देन कैपिटल R। तो इस रिजल्ट को आपको याद रखने में थोड़ी सी फाइट हो गई। अब मुझे भी ये रिजल्ट याद नहीं है, मैंने भी अभी जुगाड़ से धीरे धीरे सोच के बनाया है।
मैं सिर्फ क्या पॉइंट याद रखता हूँ, मैं ये याद रखता हूँ कि एट द सेंटर, स्फीयर के सेंटर पे जो पोटेंशियल है इस केस में मैक्सिमम होता है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू सरफेस के पोटेंशियल से 1.5 गुना 1.5 टाइम्स होती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रख के मैं इसको रिजल्ट को लिखता हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा व्हाट आई वांट टू से। देखो इस रिजल्ट में अगर मैं पुट करूँ इफ़ r इज इक्वल टू 0, दैट इज एट द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, उस केस में मेरे पास पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/2r³ इंटू ये टर्म 0 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय क्या बचेगा 3r²। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो ये कितना बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r इंटू दिस इज 3/2। चेक इट आउट, क्या यही आंसर आ रहा है? अब ये सेक्शन देखो हमारे पास कितना है, ये वैल्यू हमने लिखी थी पोटेंशियल एट द सरफेस, तो V इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सरफेस मल्टीप्लाई बाय 3/2। सो दिस इज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इनसाइड, इनफैक्ट बेटर है एट सेंटर। सेंटर के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम होती है और ये सरफेस की वैल्यू से 1.5 टाइम्स ज़्यादा होती है। नाउ वी विल प्लॉट ए ग्राफ दैट विल शो वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। लिखो वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो वी हैव a graph, along x-axis we have r, along y-axis we have potential, और हमारे पास एक खास पॉइंट रहता है सरफेस पे हम स्मॉल r को कैपिटल R लिखते हैं, और पोटेंशियल की वैल्यू सरफेस पे अगर मैं Vs मान लूँ, एट सरफेस इट इज़ Vs, तो सेंटर पे बिल्कुल r0 पे ये वैल्यू कितनी होती है 3/2 टाइम्स Vs। S स्टैंड्स फॉर सरफेस। तो ये जो ग्राफ है ये पोटेंशियल कहाँ पे मैक्सिमम है, सरफेस पे। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे वेरी करता है यहाँ तक। ठीक है, ये ग्राफ में जो अभी वेरिएशन है वो इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली है। ठीक है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली वेरिएशन है, बट जब हम बाहर आ जाते हैं तो अब जो वेरिएशन है इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली होगी। ठीक है, तो यानी कि अब इक्वेशन चेंज हो गई है तो कर्व की शेप या नेचर भी चेंज हो जाएगी। इसके बाद जो हमारा ग्राफ है वो कुछ इस तरह से प्रोसीड करता है। दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस शुड बी टेकन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल बॉडी। ओके, एक छोटा सा पार्ट मैं पीछे भूल गया था, जस्ट रिकॉल्ड, ये हमने यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए किया है। तो आप लोग एक काम करके दिखाओ मुझे, यू जस्ट प्लॉट अ ग्राफ फॉर शेल। ठीक है, दिस इज फॉर स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल के लिए क्या ग्राफ आएगा, वेरिएशन ऑफ V विद R। याद करो हमने कहा था कि पोटेंशियल की वैल्यू सरफेस के ऊपर और शेल के अंदर मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, दोनों शब्द एक साथ हैं, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट रहती है। आप लोग ये ग्राफ पिछले आर्टिकल में थोड़ी सी जगह बना देना। ठीक है, अंदर और सरफेस पे वैल्यू कांस्टेंट है, उसके बाद ये वैल्यू डिक्रीज करना शुरू कर देती है, एंड वेरिएशन इज एज 1/r। ये ग्राफ कभी भी r को टच नहीं करेगा, या कहो कि टच करेगा तो इन्फिनिटी पे टच करेगा। डन। इसके बाद देखिए पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर डिस्क। पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर डिस्क। वंस अगेन बेटा, ये जो रिजल्ट है ये भी हम लोग ड्राइव नहीं करेंगे, हमारी बुकलेट में या बुक्स में ड्राइव किया होगा, बट ये कंपटीशन का पार्ट है, डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है। आप लोग डायरेक्ट रिजल्ट याद रख सकते हो, और याद रखने का जुगाड़ मैं यहाँ पे सिखा दूंगा। ठीक है, तो हमारे पास सिचुएशन क्या है, वी हैव अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क, और हमें इसकी एक्सिस के ऊपर
एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट P के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि इस डिस्क का रेडियस a है, इस डिस्क को टोटल चार्ज q दिया गया है और सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू सिग्मा है। ठीक है, और इस केस में हम लोगों ने बेटा रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पहले से लिख रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट आपके पास होता था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर नहीं लिखा था तो बेटा याद कर लो, कोई चिंता नहीं है। ठीक है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल में जाना है, देसी जुगाड़ है, प्योर देसी जुगाड़ है, इसको इधर ले जाओ। तो आप पोटेंशियल को कैसे लिख सकते हो? V को लिख सकते हो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स। दैट्स ऑल, दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। इस सेट को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं ये ले लूँ कि इफ़ x इज़ वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू a, बेटा ये तो याद करना ही करना है, इससे हम एक डिस्कशन करना चाहते हैं। x इज़ वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू a, यानी कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट बहुत दूर है, डिस्क छोटी सी है और ऑब्जर्वेशन पॉइंट बहुत दूर है। उस केस में मैं यहाँ पर बायनॉमियल थ्योरम के थ्रू इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे सॉल्व करने के लिए क्योंकि x लार्ज है तो मैं x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, ये जो स्टेप है आप लोगों ने +1 के फर्स्ट डे सीखा था। बेटा वैसे ध्यान दो, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर होना था बट साथ में साथ उसका स्क्वायर रूट भी आना था। वो मैंने स्क्वायर रूट एक साथ कैंसिल आउट कर दिए हैं, मेरे पास जगह थोड़ी कम है। तो v की वैल्यू कितनी आएगी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 1 बाय 2 माइनस एक्स। अब यहाँ पर आप लोग बायनॉमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। बायनॉमियल थ्योरम में फॉर्मूला आपको मैं ब्लू कलर से लिख दूंगा। आपको याद होगा फॉर्मूले में क्या था, दिखाई देगा, थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो आई नीड टू मैनेज सम स्पेस। मेरे पास बायनॉमियल थ्योरम में फॉर्मूला क्या था? 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। तो यही फार्मूला हम इधर फिट कर देंगे। अगर आप इसको यहाँ पे फिट करोगे तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 बाय 2 ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करोगे तो ये x और ये x कट जाएंगे तो v की वैल्यू आपके पास बनेगी सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। चेक करो। ठीक है, अब अगर मैं सिग्मा को एलिमिनेट करना चाहूँ तो सिग्मा मेरे पास क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। एरिया कितना है? 4 पाई ए स्क्वायर, क्योंकि मैंने डिस्क ली थी। डिस्क का एरिया मेरे पास कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया सिग्मा की वैल्यू होगी क्यू बाई पाई आर ए स्क्वायर। अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पुट करूँगा क्यू बाई पाई ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बाय 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर। इफ यू विल सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर नो, ये x और ये एक x कटने थे, यहाँ पे x आना था बेटा। आई डिड दिस मिस्टेक, तो इसको करेक्ट कर लीजिए, दिस शुड बी x। तो ये आ गया अपने पास। ठीक है, और ये फार्मूला किसका है? दिस इज फार्मूला ऑफ अ पॉइंट चार्ज। मतलब ये है कि अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट बहुत बहुत दूर है तो डिस्क के ऊपर प्रेजेंट चार्ज भी ऐसे बिहेव करेगा एज इफ होल चार्ज इज प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ द डिस्क। तो अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या है? आपको चेक करना है कि अगर e की वैल्यू 0 है तो क्या इसका मतलब v की वैल्यू 0 होगी या वाइस वर्सा। अगर v की वैल्यू 0 है तो क्या इसका मतलब e की वैल्यू 0 होगी। दिस इज आवर कंसर्न।
ठीक है। एक्चुअली जो यहाँ पर कंसर्न है वो इस फॉर्मूले से ड्राइव होता है। हमने फार्मूला पढ़ा है E इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर। इफ़ E इज इक्वल टू 0, अगर E की वैल्यू 0 है तो क्या इसका मतलब V की वैल्यू 0 है? नो, इसका मतलब क्या है, V की वैल्यू कांस्टेंट है ना। इस कांस्टेंट में और मे बी 0, बट कांस्टेंट 0 हो भी सकता है और मे नॉट बी 0। नेसेसरी नहीं है कि वो 0 वोल्ट होगा ही होगा। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास दो इक्वल अमाउंट के चार्जेस हैं, इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस हैं, प्लेस्ड एट पोजीशन A एंड B एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज से 2x। अब मैं इन दोनों चार्जेस का अगर मिड पॉइंट लूँ तो मिड पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी? वेरी क्लियरली इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, E की वैल्यू हो जाएगी 0। बट अगर मैं यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो पोटेंशियल की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर है और ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव नेचर के हैं, तो पोटेंशियल इनका ऐड हो जाएगा और टोटल पोटेंशियल हो जाएगा 2 टाइम्स k³ बाय r। चलिए अब सेकंड केस, हमने क्या यहाँ पे क्या प्रूव कर दिया, E 0 है पर V 0 नहीं है, तो दिस डज नॉट अप्लाई कि V की वैल्यू 0 है। अब इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ -q एंड +q और इन दो चार्जेस के मिड वाला पॉइंट लेता हूँ। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस टू चार्जेस विल बी इन सेम डायरेक्शन। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम चार्ज, नेगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड्स चार्ज, तो इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा। अगर सेम डायरेक्शन में है तो इट इज़ वेरी मच क्लियर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0। बट इफ वी लुक एट द पोटेंशियल, पोटेंशियल के फार्मूले में हमारे पास चार्ज का साइन ध्यान में रखना होता है। अगर मैं इन दो चार्जेस के बीच का टोटल डिस्टेंस 2r मान लूँ तो इसका मतलब मिड पॉइंट तक के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r। इसका मतलब एक चार्ज का पोटेंशियल k³ बाय r, दूसरे का -k³ बाय r हो जाएगा, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है ना, E 0 नहीं है बट V 0 है, लेकिन V का 0 होना डजेंट इम्प्लाई कि E का 0 होना जरूरी है। तो दोनों बातों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट जो मैंने अभी लास्ट पॉइंट डिस्कस किया है इसको मैं थोड़ा और डिटेल में इलेबोरेट कर सकता हूँ। वो देखिए कैसे, अगर मैं एक डायपोल लूँ, डायपोल क्या था, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। डायपोल के केस में ये है मेरे पास इक्वेटोरियल लाइन। इस इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पे अगर मैं पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, दिस इज गोइंग टू बी 0। हम ये डिस्टेंस 2a लिखते थे, ये मेरे पास मान लीजिए डिस्टेंस x है, ये हमने शायद r लिखा होगा। तो अगर आप यहाँ पर पोटेंशियल कैलकुलेट करके देखोगे तो आपको ये डिस्टेंस x लेना पड़ेगा, जैसे ये x, बट एक चार्ज पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो नेट पोटेंशियल डेफिनेटली 0 आएगा। इट मीन्स दैट इस लाइन के ऊपर हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी। इसको आप और ज़्यादा जनरलाइज कर सकते हो, इसको आप ये भी कह सकते हो कि इस इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, इनको आपको नोट कर लेना है इस बात को, इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे हर एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 आने वाला है। ठीक है, ये जो प्लेन है ये परपेंडिकुलर टू द बोर्ड है, तो आपको कुछ हिस्सा बाहर दिखाई दे रहा है, कुछ हिस्सा अंदर दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पर इस प्लेन के ऊपर कहीं पे भी पॉइंट लूँगा, हर पॉइंट के लिए पोटेंशियल ड्यू टू दिस टू चार्जेस इज गोइंग टू बी इक्वल। हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम आएगी। क्यों सेम भी आएगी और 0 भी आएगी? क्यों? लॉजिकली सोच के देख लीजिएगा कि हर पॉइंट के लिए इन दो चार्जेस से डिस्टेंस की वैल्यू सेम आएगी। अगर डिस्टेंस सेम है तो एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो नेट पोटेंशियल की वैल्यू डेफिनेटली 0 हो जाएगी। क्लियर? अब ऐसे ही एक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखते हैं।
हमारे पास क्वेश्चन है कि वी हैव गिवन अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, वी हैव गिवन अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग हैविंग टोटल चार्ज प्लस क्यू, ठीक है। और इस रिंग की एक्सिस से कुछ डिस्टेंस के ऊपर, सपोज एट ए डिस्टेंस x, एक चार्ज को रिलीज कर दिया गया। रिलीज करने का मतलब है कि इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, 0। एंड द क्वेश्चन इज, जब ये चार्ज इस रिंग के सेंटर पे आएगा तो इस पॉइंट पे इसकी कितनी स्पीड होगी। वी हैव टू कैलकुलेट स्पीड व्हेन दिस चार्ज रीचेज a bit mistake, I will say better to say माइनस चार्ज। माइनस चार्ज खुद ब खुद अट्रैक्ट होता चला जाएगा। अब देखो, इसको करने की दो अप्रोच हो सकती हैं। पहली अप्रोच क्या हो सकती है, लॉजिकली समझना है। पहली अप्रोच हो सकती है कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें ड्यू टू दिस रिंग, और जिसकी वजह से इस चार्ज के ऊपर फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, बट वो फोर्स वेरिएबल होगी। फिर उस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे, फिर एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक अप्रोच ये है, बट वो थोड़ी लेंथी है। अब थोड़ा आसान प्रोसेस देखते हैं। मैं इस पॉइंट P के ऊपर पोटेंशियल निकालता हूँ। पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना आएगा बेटा मेरे पास, ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था KQ बाय ये वाला डिस्टेंस। याद रखने का तरीका यही था कि आपको ये लेंथ देखनी है, क्योंकि एलिमेंट्री पोर्शन और ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस यही आने वाला है √a² प्लस x²। तो ये पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट P। लेट अस कैलकुलेट पोटेंशियल एट पॉइंट O। O पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास ये डिस्टेंस कितना बन जाएगा, KQ बाय A, x की वैल्यू 0 पुट कर दो, यही बन जाएगा। अब देखो, इस चार्ज को हमें नहीं लाना पड़ा, इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव चार्ज में अट्रैक्शन थी, ये तो खुद ब खुद ही आ जाएगा। सो वर्क इज नॉट डन बाय अस, इनफैक्ट हम कह सकते हैं वर्क इज डन बाय द सिस्टम, है ना। तो इस केस में मैं पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन लगाऊंगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सा पोटेंशियल ज़्यादा है, बात मेरी बेटा ध्यान से सुनो। व्हाई आई एम डूइंग दिस, कंफ्यूजन हो सकती है यहाँ पर। ये वर्क डन क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि जब ये चार्ज खुद ब खुद यहाँ से चल के यहाँ तक आएगा तो वर्क सिस्टम ने किया है, यानी कि सिस्टम की एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है, और वो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इस चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। तो वी विल कैलकुलेट वर्क डन बाय द सिस्टम एंड दिस वर्क डन विल अपीयर in the form of kinetic energy. This work done will appear in the form of kinetic energy. तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, इन दोनों में से कौन सा पोटेंशियल ज़्यादा होगा। देखो, ये टर्म यहाँ पे ज़्यादा है तो पोटेंशियल कम होगा, तो मैं यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव रखूँगा। ये हो गया मेरे पास हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, ठीक है। अगर जरूरत पड़ी तो हमें नेगेटिव साइन का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस आने वाला है, तो दिस विल क्रिएट ए फोर्स। तो इसके लिए इस नेगेटिव साइन को ध्यान में रखते हुए मुझे इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा एंड में कि ये माइनस साइन मैंने क्यों एडजस्ट किया है। तो मेरे पास ये हो जाएगा VO माइनस VP इंटू Q0। एग्जैक्टली जो बात मैं पहले लिख रहा था, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, तो ये मेरे पास डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। ये पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि इसका माइनस साइन मैंने पहले से एडजस्ट कर लिया है, तो ये टोटल राइट साइड पॉजिटिव हो गई है। और यही वर्क डन जो है दैट विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी में कैलकुलेशन के लिए मुझे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, तो KQ मेरे पास कॉमन आ जाएगा, 1/a माइनस 1/√x² प्लस a² मल्टीप्लाई बाय Q0। यहाँ तक तो दिख ही रहा है। तो यहाँ से आप काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट कर सकते हो 12mv²। एक स्टेप खुद कर लेना, यू कैन गेट वैल्यू ऑफ v फ्रॉम दीज कैलकुलेशंस।
we have given two charges 3 into 10 to the power minus 8 coulomb and minus 2 into 10 to the power minus 8 coulomb. These two charges are separated by a distance of 15 सेंटीमीटर. हमें ढूंढना है कि ऐसा पॉइंट यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी. वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस x. हम अपने कैलकुलेशन में x को ढूंढेंगे. चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं. We have given two charges separated by a distance of 15 centimeter. We have to find out a point where net potential is 0. तो एक तरफ से यह डिस्टेंस x हो गया, दूसरी तरफ से 0.15 माइनस x हो गया. अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर लूँ, अब दो पोटेंशियल्स हैं, एक A का और B का. इन दोनों के पोटेंशियल का सम 0 होना चाहिए. पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है K/R. इस बार R की जगह मैंने x लिख लिया है, तो एग्जैक्टली कैलकुलेशन में सिर्फ R की जगह मुझे क्या लगा देना है, x, और दूसरी बार 0.15 माइनस x. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3/x इज इक्वल टू 2/0.15 माइनस x. है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, शुद्ध टाइम पास है. आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. मेरे ख्याल से आपके पास x की वैल्यू 0.09 मीटर, या आप कह सकते हो x की वैल्यू 9 सेंटीमीटर आ जाएगी. इज इट ओके? ओके, मैं इसको एक बार शॉर्टकट की फॉर्म में ट्राई करना चाहता हूँ. देखते हैं कि फॉर्मूला क्या बनता है. x1, अगर इस चार्ज से डिस्टेंस लिया जा रहा है इधर से, जितना चार्ज छोटा होगा उतना डिस्टेंस भी कम होना चाहिए. तो मेरे पास आएगा ये Q1 अपॉन Q1, यहाँ पे आना चाहिए प्लस Q2. एक बेटा मुझे थोड़ा याद नहीं है, लेट मी चेक दिस. ठीक है, इनटू टोटल डिस्टेंस R. एक बार चेक करते हैं. Q1 ये आएगा 3 अपॉन कितना हो गया 5 इंटू टोटल डिस्टेंस कितना था 15. परफेक्ट, ये अपने पास आ गया 9 सेंटीमीटर. तो आप अपने MCQ वाले शॉर्टकट में इसको भी नोट कर सकते हो कि, बट इसमें ध्यान रखना है दोनों चार्जेस की नेचर अपोजिट होनी चाहिए. जब मैं छोटा या बड़ा कहता हूँ उसको आपको कोई टेंशन नहीं लेनी. आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर डिस्टेंस x1 से लेना है तो चार्ज ऊपर Q1 आएगा, मीन्स जो डिस्टेंस है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज. ठीक है, ये कब लगाना है, जब हमें वो पॉइंट ढूंढना है यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी. उसके बाद हमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है. वी हैव गिवन टू टाइनी स्फीयर्स, वन कैरिंग चार्ज 1.5 माइक्रोकूलम एंड अनदर कैरिंग चार्ज ऑफ 2.5 माइक्रोकूलम. दीज टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर. हमसे क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड आउट पोटेंशियल एट मिड पॉइंट एंड आल्सो कैलकुलेट, सेकंड पार्ट है, एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर ऑन इक्वेटोरियल लाइन. ऑन इक्वेटोरियल लाइन. चलो, तो आप लोग क्वेश्चन नोट करो, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ. फर्स्ट पॉइंट तो सीधा सा है, वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट. क्या आप मिड पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट कर पाओगे? यू आर जस्ट गोइंग टू अप्लाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. जब आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करोगे तो आपके पास इधर भी 15 सेंटीमीटर हो गया और इधर भी 15 सेंटीमीटर हो गया. तो आप पोटेंशियल, दोनों के पोटेंशियल का सम करोगे, है ना. पोटेंशियल, दोनों के पोटेंशियल का सम करोगे. पोटेंशियल का फार्मूला होता है K/R. एक में चार्ज हमें दिया हुआ है 1.5 माइक्रोकूलम और डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0.15. दूसरे में दिया हुआ है 2.5 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0.15. जब आप K की वैल्यू पुट करोगे, इनको ऐड करोगे तो ये 4 माइक्रोकूलम हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 15 इंटू 10⁻⁻². ये होगा 36/15 इंटू 10⁻⁵. चेक करना बेटा. तो आंसर इज 2.4 इंटू 10⁵ वोल्ट. परफेक्ट आंसर है. डन. अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था कि
10 सेंटीमीटर ऑन इक्वेटोरियल लाइन। आप लोगों ने क्वेश्चन लिख रखा है तो मैं इसको हटा देता हूँ ताकि इक्वेटोरियल लाइन को थोड़ा अच्छे से बता सकूँ। 10 सेंटीमीटर ऑन इक्वेटोरियल लाइन, तो ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गया। दिस इज 15 सेंटीमीटर। इक्वेटोरियल लाइन क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन। इस लाइन के ऊपर मेरे पास एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है और मुझे इस पॉइंट P के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ड्यू टू चार्जेस गिवन टू दिस टू टाइनी स्फीयर्स। क्या स्टेटमेंट क्लियर है? अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वंस अगेन दोनों चार्जेस की वजह से P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे और उनकी स्केलर या सिंपल अलजेब्रिकल एडिशन कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन में फ़र्क कहाँ पड़ेगा? पिछली बार डिस्टेंस हमने 15 सेंटीमीटर लिया था, अब ये वाला आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 15 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इतने सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना? आपको पूरा लिखना पड़ेगा, बट मैं थोड़ा सुस्त बंदा हूँ, मैं चालाकी से बाकी सारी वैल्यूज़ में कोई फ़र्क नहीं आएगा बेटा। जो हमारा फ़र्क आने वाला है दैट इज़ ओनली इन द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एंड दिस विल कम आउट दिस मच, है ना? ये हमारा अभी सेंटीमीटर में है। टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर मैं 10⁻² से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा रूट ऑफ 335 इंटू 10⁻²। ये आप लोग सॉल्व करना, मैं एक बार आंसर को क्रॉस चेक करता हूँ, ठीक है? आप लोग सॉल्व करके रखिए, आंसर को बाद में चेक करते हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में ना अभी एक और पॉइंट अराइज हो रहा है दैट आई जस्ट फॉरगेट टू डिस्कस। पॉइंट क्या है हमारे पास? जब मैंने अभी कैलकुलेशन की थी कि दो चार्जेस, एक प्लस Q1 था, दूसरा माइनस Q1 था, तो मैंने इन दो चार्जेस के बीच में एक पॉइंट ढूंढा था, यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 है। ये मैंने लिखा था डिस्टेंस सपोज x है और ये डिस्टेंस है सपोज x। यहाँ पे आया था पोटेंशियल 0, तो ये डिस्टेंस मैंने लिया था x1 और इसके लिए हमने अभी एक शॉर्टकट फार्मूला भी लिखा था, है ना? अगर मैं वापस से एग्जांपल लूँ, डाटा तो मुझे याद नहीं है, तो चलो लेट अस से दिस इज 10 माइक्रोकूलम एंड सपोज दिस इज -20 माइक्रोकूलम। ये वैल्यू है। मुझे ये लग रहा है कि वी कैन फाइंड वन मोर पॉइंट। यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो सकती है। एक मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर विद इन 2 चार्जेस, एक इससे बाहर। लेट अस ट्राई समवट हियर। यहाँ पे कोशिश करके देखते हैं क्या यहाँ पर कहीं पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो सकती है। इस डिस्टेंस को मैं R1 लेता हूँ, ठीक है? अगर ये R1 मेरा रियल आ गया तो मेरी अजम्पशन सही है। मैंने जानबूझ के ये डिस्टेंस छोटे चार्ज के नज़दीक रखा है, ओके? तो आप लोग कैलकुलेशन क्या करोगे? मैं इस पॉइंट को लेता हूँ P पॉइंट और इस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू लेके चल रहा हूँ 0। इसका मतलब इन दोनों चार्जेस की वजह से, ये Q2 लिखना चाहिए था, इन दोनों चार्जेस की वजह से P पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो पहले Q1 की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, ये कितना आ जाएगा K Q1/R1। फिर हम दूसरे की वजह से -K Q2 डिस्टेंस अब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा R1 प्लस X। दिस इज गोइंग टू बी R1 प्लस X, दिस इज इक्वल टू 0। सो Q1/R1 इज इक्वल टू Q2/R1 प्लस X। अगर मैं इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूंगा तो मेरे पास X की वैल्यू आ जाएगी। आई नीड टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ R1, सॉरी। तो मुझे R1 की वैल्यू चाहिए, ये आएगा Q1X अपॉन Q2 माइनस Q1, ठीक है? ये आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेना, मेरा कोई भरोसा नहीं है। दिस इज गोइंग टू बी एक्सपेक्टेड आंसर। तो ये एक और आंसर आ जाएगा इफ वी लुक एट और इफ वी कंपेयर लास्ट ड्राइव रिजल्ट और दिस वन, तो वहाँ पर शायद प्लस आया था और यहाँ पर अब क्या आ रहा है? माइनस। तो आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें ऐसे 2 पॉइंट्स मिलेंगे, यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो उन 2 रिजल्ट्स को अगर आपको x1 के टर्म्स में याद करना है, यहाँ पे चार्ज Q1 था, तो यहाँ पर नीचे बड़े वाला चार्ज आएगा, ठीक है, इनटू x, ठीक है? ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। जब आप प्लस लिखोगे तो ये बीच वाला पॉइंट आएगा, जब माइनस लिखोगे तो पॉइंट बाहर वाली साइड में आएगा। वी हैव गिवन अ स्क्वायर। इस स्क्वायर की
वर्ट स्क्वायर के वर्टिसेस के ऊपर चार्जेस को रखा गया है. वन इज प्लस क्यू, द सेकेंड इज प्लस क्यू, देन इट इज माइनस क्यू, अगेन माइनस क्यू. इट इज गिवन दैट साइड each side of length A. क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल एट पॉइंट O. पार्ट 1 है फाइंड आउट पोटेंशियल एट पॉइंट O. पॉइंट 2 में कहा गया है E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन BC एंड CD. BC लाइन का मिड पॉइंट है E और CD लाइन का मिड पॉइंट है F. ठीक है. और क्वेश्चन में कहा गया है कैलकुलेट द वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज E फ्रॉम O टू E and from O to F. Work done from O to E and O to F हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा इन मूविंग चार्ज E. ठीक है. चलो अब स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं. पोटेंशियल एट पॉइंट O. अगर ये मेरे पास एक स्क्वायर है तो इस स्क्वायर का डायगोनल कितना होगा √2a. बट मुझे ये इतनी साइड चाहिए तो ये हो जाएगी a/√2. दिस इज गोइंग टू बी a/√2 इतनी साइड. ठीक है. आप लोग हाफ ऑफ द डायगोनल कर सकते हो. यू विल गेट a√2. वी आर गोइंग टू कैलकुलेट पोटेंशियल एट O. O पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमें इन चारों के पोटेंशियल की अलजेब्रिकल एडिशन करनी होगी एट पॉइंट O. अगर मैं ध्यान से देखूं तो इन चारों चार्जेस के लिए मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस सेम होने वाला है a/√2. तो मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है. सिर्फ फर्क कहाँ पे पड़ने वाला है? फर्क पड़ने वाला है चार्जेस की वैल्यू में. ए पॉइंट पे चार्ज कितना है प्लस क्यू, बी पे प्लस क्यू, सी पे माइनस क्यू, डी पे माइनस क्यू. एक्चुअली मैंने क्या किया, जो डिवाइडेड बाय आर आना था उस आर को मैंने पहले ही कॉमन रख लिया क्योंकि सभी चार्जेस के लिए चार्ज से लेके ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक का डिस्टेंस सेम है. इफ यू कैलकुलेट दिस यू विल गेट पोटेंशियल इज इक्वल टू 0. डन. तो पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर इज 0. नाउ लेट अस कैलकुलेट पोटेंशियल एट पॉइंट E. E पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? इसकी कैलकुलेशन के लिए मुझे डिस्टेंसेस को थोड़ा दोबारा से समझाना पड़ेगा. वी नीड 4 डिस्टेंसेस. अगर मैं ये डिस्टेंस देखूंगा B के लिए ये हो जाएगा a/2. इफ आई लुक सिमिलरली फॉर C दिस इज गोइंग टू बी a/2. बट DE और AE के डिस्टेंसेस इस बार थोड़े अलग आएंगे, है ना. ये A है. ओके टेल मी कि ये एंगल आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो. एक्चुअली आई नीड दिस लेंथ DE. तो हम सीधा कर सकते हैं. ये A है, ये a/√2 है. तो आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो. यू विल गेट दिस वैल्यू √5/2a. कैलकुलेशन चेक कर लेना कहीं मेरी गलती ना हो जाए, है ना. मुझे लगता नहीं कोई गड़बड़ है. इज दैट क्लियर व्हाट आई डिड? आई जस्ट अप्लाइड पाइथागोरस थ्योरम हियर. इतने हिस्से में लगा दी. ओके वंस अगेन के मेरे पास सेम आएगा बट चार्ज और डिस्टेंस अलग अलग होने वाले हैं. अगर मैं C और B के लिए A से शुरू करते हैं. A पे चार्ज कितना था प्लस Q. A से लेके E तक कितना डिस्टेंस है? सिमेट्रिकली जो D से E तक होगा वही A से E तक होगा. दिस इज गोइंग टू बी √5/2 इंटू A. आगे प्लस फिर B पे चलते हैं. B से E तक का डिस्टेंस कितना है? चार्ज है Q. डिस्टेंस कितना है? a/2. देन वी मूव्स टू C पॉइंट. C से E तक डिस्टेंस कितना है? a/2. चार्ज है नेगेटिव, माइनस Q लिख दिया. एंड सिमिलरली वी कैन डिस्कस फॉर D पॉइंट. D पॉइंट से ये डिस्टेंस कितना है? √5/2 इंटू A. सो ये आपके पास आएगा. अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो फिर से आपके पास पोटेंशियल एट पॉइंट E की वैल्यू 0 आएगी. डन. अब इतना करने के बाद आपके मन में लालच उठेगा. आपका मन कहेगा भाई अगर E पे 0 है तो F पे भी 0 होगा. बट बेटा ऐसा होने वाला नहीं है. चेक करते हैं कि मैं गलत हूँ या आप गलत हूँ. अब हम E के बाद F पॉइंट की बात करेंगे. मेरे ख्याल से सेम लॉजिक के अकॉर्डिंगली ये डिस्टेंस √5/2a हो जाएगा.
इधर भी √5/2a ये हो जाएगा। उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। ओके, लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट पोटेंशियल एट पॉइंट F। K वंस अगेन कॉमन आ जाएगा। A से शुरू करेंगे, A पे चार्ज Q है। A से F तक ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस हमारे पास कितना है, √5/2a। फिर B से F तक देखते हैं डिस्टेंस, चार्ज भी प्लस में है और डिस्टेंस भी सेम है। फिर हम चलते हैं C पे, चार्ज नेगेटिव है, डिस्टेंस ध्यान से देखो a/2 है एंड सेम इज द केस विद D। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास KQ/A कॉमन आ जाएगा। ये दोनों डबल हो जाएंगे, ये दोनों डबल हो जाएंगे, ये बन जाएगा 4/√5 और ये बन जाएगा 2 + 2 4। ठीक है, कोई कैलकुलेशन हो जाए तो गड़बड़ हो जाए बेटा माफ़ कर देना और चेक करते रहना। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन खुद करना, शायद हमारा आपस में ये रिजल्ट मैच कर जाएगा। सो दिस इज पोटेंशियल एट पॉइंट F। अब हमारा सेकंड पार्ट सॉल्व करने का टाइम आ गया। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया था व्हाट इज वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम O to E। O से E तक मूव करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन बाय अस। मूव करना है O से E तक। ये पॉइंट ने शायद थ्योरी में मैंने बहुत अच्छे से बताया नहीं, इसलिए अब ध्यान से सुनना, इसको एज ए थ्योरी पार्ट ही याद रखना है। O से E तक मूव करना है, बट जो पोटेंशियल है वो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल आना है। ठीक है, डिवाइडेड बाय जिस चार्ज को मूव किया, क्योंकि डेफिनेशन होती है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल। सिंबल्स देखो, स्टार्ट किया O से, खत्म किया E पे, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ओके, ये याद रखने का तरीका होता है। डेरिवेशन में अगर आप देखोगे तो रिजल्ट ऐसे ही था, बट मैंने आपको मेमोराइज नहीं करवाया था। अब देखो, पहले केस में E और O दोनों पे ही पोटेंशियल की वैल्यू 0 है। अगर दोनों पे ही पोटेंशियल की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब वर्क डन इज आल्सो इक्वल टू 0, यानी कि O से E तक इस स्मॉल e चार्ज को मूव करने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं O से F तक। जब O से F तक करेंगे तो वर्क डन अपॉन E, तो पोटेंशियल किसका आएगा, पहले फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल O का पोटेंशियल कितना था, 0, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। F पॉइंट का पोटेंशियल हमने कर रखा है। मुझे कैलकुलेट करना है वर्क डन फ्रॉम O to F। ये E इधर ले जाऊंगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी जगह की कमी है तो मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, और मेरे पास यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा, E × 4KQ/A × 1/√5 + 1। ठीक है, एक्चुअली ये माइनस साइन मैंने यहाँ पे गलती कर दी थी। वी विल करेक्ट दिस। तो यहाँ पर दो जगह आपको करेक्शन लगानी पड़ेगी।